देखिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है? बेसिकली एक डिवाइस है और इस डिवाइस का क्या काम है? इस डिवाइस का काम है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इससे पहले हमने काफी कुछ इंफॉर्मेशन सीख ली है, जैसे कि मेयर्स फॉर्मूला। इसके अलावा साइक्लिक प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि हीट इंजन के अंदर हम लोग किसको स्टडी करेंगे? साइक्लिक प्रोसेस को ही स्टडी करेंगे, और बिना साइक्लिक प्रोसेस के इसको समझा नहीं जा सकता। ओके, अब हीट इंजन में देखिए मैंने क्या बताया। सबसे पहले इंफॉर्मेशन है, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए सिस्टम विच विल कन्वर्ट। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, या मैकेनिकल वर्क डन लिख सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। तो बेसिकली इंजन का काम है, हम उसको एक सब्सटेंस प्रोवाइड करेंगे। वो सब्सटेंस क्या होगा? बर्न होगा, जिसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं। तो हीट इंजन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, हीट इंजन के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए हमें एक सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूल बोलेंगे। और ये फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होने से हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने से गैसेस एक्सपेंड होंगी, और गैसेस एक्सपेंड होने से पिस्टन का मूवमेंट होगा। पहले पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या एक्सपेंड होगा, फैलेगा। उसके बाद में दोबारा से पिस्टन क्या करेगा? गैस को कंप्रेस करेगा और सिस्टम को इनिशियल स्टेट में लेकर के आएगा। तो ये जो हीट इंजन है, ये हीट इंजन किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन साइक्लिक प्रोसेस। इट इज बेस्ड ऑन साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में हमने क्या स्टडी किया था? एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। आप जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को, उस हीट एनर्जी से सिर्फ क्या होगा? वर्क डन होगा, बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्योंकि सिस्टम दोबारा से कौन सी स्टेट में आएगा? इनिशियल स्टेट में आएगा। तो हीट इंजन जब वर्क करना स्टार्ट करेगा और जब उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो वो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी। उस समय पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों चीजें सेम होंगी इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है? देयर विल बी नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी बिकॉज सिस्टम विल रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। और अगर ये जीरो होता है तो हम सिस्टम को जो भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उस एनर्जी से क्या होगा? उस एनर्जी से वर्क डन होगा। सो दिस इज अबाउट द साइक्लिक प्रोसेस। और इसका मैंने आपको एक डायग्राम भी एक्सप्लेन किया था, जनरल डायग्राम। अब वो जनरल डायग्राम डिस्कस करते हैं, और उसके बेसिस पर फिर हम इसके पार्ट्स को देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हीट इंजन के लिए काम में आते हैं। अच्छा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ये तो इसकी डेफिनेशन और ये जनरल थिंग्स हुई, और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है? किस सिद्धांत पे काम करेगा ये? तो बेसिकली ये काम करेगा एक प्रिंसिपल पे, जिसमें हमने पढ़ा था कि हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, हम लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे जिसके जो पार्ट्स होंगे, डिफरेंट पार्ट्स होंगे, वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर होंगे, और वो सारे के सारे जो डिफरेंट टेम्परेचर पर होंगे, दे वांट्स टू कम इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, और वो सब इक्विलिब्रियम में आना चाहेंगे। मतलब कि हीट का ट्रांसफर कब तक होगा? जैसे ये बॉडी है हाई टेम्परेचर की, इसका टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। ये बॉडी है लोअर टेम्परेचर की, इसका जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हीट को इसके अंदर ट्रांसफर करेगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होगी। और ये हीट ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो सिस्टम का पार्ट हायर टेम्परेचर पर है और जो सिस्टम का पार्ट लोअर टेम्परेचर पर है, ये दोनों ही कौन सी कंडीशन को गेन करना चाहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम को। मतलब कि ये हीट का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि सिस्टम का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। और ये हमने स्टडी किया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ये हमने स्टडी किया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है,
the different parts of the system which are at the different temperature all are wants to come in the thermal equilibrium, और वो सारे के सारे थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। प्रैक्टिकल जो डायग्राम होगा वो अलग होगा, कंस्ट्रक्शन अलग होगी। तो मैं आपको इसका ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूँ, ब्लॉक डायग्राम जिसमें हम ये बताएंगे कि हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी। अच्छा, सबसे पहले किसी भी हीट इंजन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हीट सोर्स, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हाई टेम्परेचर पर होगा और जो एनर्जी को रेडिएट कर सकता है, और हम इससे जितनी भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लें इसकी एनर्जी कम नहीं होगी। तो पहला इसके अंदर होगा हीट सोर्स। आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको हीट रिजर्वॉयर भी बोल सकते हैं। इसको हीट रिजर्वॉयर भी बोला जा सकता है। एंड इट इज एट द हाई टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर है T1 डिग्री सेल्सियस। तो हायर टेम्परेचर से बॉडी ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी, और कितनी एनर्जी ये दे रहा है, ये सिस्टम को एनर्जी दे रहा है Q1, 100 जूल की एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। Q1 का एग्जांपल ले लिया हमने 100 जूल, और ये जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, ये एनर्जी ट्रांसफर पहले किस में होगा, ये एनर्जी ट्रांसफर पहले एक सब्सटेंस के अंदर होगा, जिस सब्सटेंस को बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस ये वो सब्सटेंस होगा जो इस हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, जो इस हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करेगा। और वर्क डन में कन्वर्ट करने के बाद बाकी की जो हीट एनर्जी बचेगी उसको किस में रिजेक्ट कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा सिंक में। और सिंक किस टेम्परेचर पर होगा, लोअर टेम्परेचर पर, T2 डिग्री सेल्सियस पे, या केल्विन लिख सकते हैं इसको। ओके, ये जो सिंक होता है ये बेसिकली क्या है, सिंक का काम कौन करेगा, सिंक का काम करेगा सराउंडिंग्स, हमारे आसपास का वातावरण, सराउंडिंग। आप इसको जितनी भी हीट एनर्जी देंगे इससे सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। सो दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द हीट इंजन। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक हीट सोर्स की जिसको हीट रिजर्वॉयर बोलते हैं। दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी वर्किंग सब्सटेंस की जिसको W से लिखा जाएगा। तीसरा आपको इसके अंदर जरूरत पड़ेगी सिंक की, क्योंकि हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें हीट ट्रांसफर हो। तो ये जो हीट सोर्स है ये हायर टेम्परेचर पे, अगर ये हायर टेम्परेचर पर है तो हीट एनर्जी यहां से चलना स्टार्ट करेगी, इट इज एट द हायर टेम्परेचर। और ये जो सिंक है ये कौन से टेम्परेचर पर है, ये लोअर टेम्परेचर पर है। तो हीट एनर्जी कहां से कहां जाएगी, हाई से लो की तरफ जा रही थी। बीच में हमने एक ऐसा सिस्टम लगा दिया जो इस हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है। और बाकी की जो एनर्जी होती है वो कहाँ रिजेक्ट हो जाती है, वो सिंक में रिजेक्ट हो जाती है। अब इसका एग्जांपल सुनिए, जैसे कि हीट सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस ने 100 जूल की एनर्जी ली, 100 जूल की एनर्जी से सिर्फ 40 जूल का वर्क डन हुआ। 100 जूल की हीट एनर्जी जब मिलती है तो वो इंजन कितना वर्क डन करता है, 40 जूल का वर्क डन करता है, फोर्स लगाता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, व्हीकल चलना स्टार्ट हो जाता है। और बाकी के 60 जूल का क्या होता है, बाकी के 60 जूल सिंक में चले जाते हैं। तो ये एग्जांपल याद रखना, ये बार बार काम आएगा हमारे। 100 जूल की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, 40 जूल का वर्क डन हो रहा है, बाकी के 60 जूल सिंक को दिए जा रहे हैं जो हमारे काम ही नहीं आ रहे। सो दिस इज द वर्क डन 40 जूल। अच्छा, अब इस फॉर्मूला पे आते हैं। द हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस, कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया वर्किंग सब्सटेंस ने, देख लीजिए 40 जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, बाकी की तो सिंक में ही रिजेक्ट कर दी। तो ये 40 जूल कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 60 करेंगे तो जितनी हीट एनर्जी सोर्स से ली जा रही है और जितनी हीट एनर्जी सिंक को रिजेक्ट की जा रही है दोनों को माइनस कर दीजिए। दोनों को माइनस करते ही आपको क्या पता लग जाएगा, द वर्क डन बाय द सिस्टम, द वर्क डन बाय द हीट इंजन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा द हीट गिवन टू द सिस्टम विल बी Q1 माइनस Q2। Q1 is the heat absorbed from the source and Q2 is the heat rejected to the sink and they will be equal to the work done। और ये किसके इक्वल आएंगे, ये आएंगे इक्वल टू वर्क डन। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला बना इस हीट इंजन का। कितना वर्क करेगा हीट इंजन, Q1 माइनस Q2। ओके, तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स है। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे वर्क करता है। एक डिफरेंट डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से इसको डिस्कस करते हैं। पहले हीट इंजन को समझ लीजिए, फिर हम लोग पेट्रोल डीजल के बारे में सोचेंगे कि पेट्रोल इंजन क्या होता है, डीजल इंजन क्या होता है, उसके क्या डिफरेंसेस होते हैं,
पहले इंजन समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, एक हम लोग अरेंजमेंट लगाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होगा, तो वो भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर हमने एक फ्यूल इंजेक्टर लगा रखा है, फ्यूल इनलेट। फ्यूल इनलेट है जहां से फ्यूल अंदर आएगा, और इस जगह पर हमने स्पार्क प्लग लगा रखा है। अगर स्पार्क प्लग लगा हुआ है तो जरूर कौन सा इंजन है, पेट्रोल इंजन है, क्योंकि डीजल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग नहीं होते हैं। फ्यूल को बर्न स्पार्क प्लग से नहीं किया जाता। और यहाँ पर एक शाफ्ट लगी होगी, इस शाफ्ट के साथ में एक पिस्टन अटैच्ड होगा। इसके बाद में इस शाफ्ट के साथ में यहाँ पर हमने एक पुली लगा रखी है। तो शाफ्ट जैसे ही डाउनवर्ड आएगी, पुली हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगी, फिर शाफ्ट वापस ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये अनदर हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगी और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा। इसका एक रोटेशन पूरा होगा और पिस्टन का एक साइकिल कंप्लीट होगा। ये एक्सपेंड होकर के दोबारा वापस उसी पोजीशन पे आएगा। और इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, कोई चेन या बेल्ट लगा देते हैं, और उस चेन या बेल्ट को हम लोग किससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं व्हील से। ये व्हील पर फोर्स लगाता है, फोर्स लगा करके क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट। सो देन इट विल बी डूइंग सम वर्क, एंड ड्यू टू दिस वर्क द व्हील स्टार्ट रोटेटिंग एंड द व्हीकल स्टार्ट मूविंग। तो ये इसका जनरल सा डायग्राम है। देखिए अब इसमें प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस ये होगी कि फ्यूल इनलेट से फ्यूल आएगा। तो फ्यूल क्या है, फ्यूल हीट सोर्स है क्या, फ्यूल हीट सोर्स नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर जो फ्यूल जो है वो हीट सोर्स का काम करेगा, और यहाँ पर जो फ्यूल बर्न कर रहे हैं उसी से तो हीट एनर्जी मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ से पेट्रोल की एक ड्रॉप आती है, स्पार्क प्लग स्पार्किंग करता है, और इस स्पार्क से उसका इतना इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है कि फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर आता है वो इस चैम्बर में आता है, और इस चैम्बर में आने के बाद स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होने से ये बर्न होता है, और बर्न होने पर यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, गैसेस, और वो गैसेस हाई टेम्परेचर में क्या होना चाहेंगी, एक्सपेंड होना चाहेंगी। तो यहाँ पर जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है वो गैसेस क्या है, दैट आर वर्किंग सब्सटेंस। वही वर्किंग सब्सटेंस है, वही पिस्टन को डाउनवर्ड लेकर के जाएंगे। तो फ्यूल के बर्न होने से यहाँ पर जो भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो हीटअप होती हैं, गर्म होती हैं, गर्म होकर के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो प्रेशर राइज होगा, प्रेशर राइज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये पिस्टन पर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, पार्टिकल्स जाकर के कोलाइड करेंगे। वैसे तो सब डायरेक्शन में कोलाइड करेंगे और सब तरफ का प्रेशर ही इंक्रीज होगा। द प्रेशर इंक्रीजेस इन ऑल डायरेक्शंस, सब डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ स्टडी करेंगे हम लोग आगे के चैप्टर्स के अंदर। तो बेसिकली ये जो वॉल्स हैं ये तो फिक्स हैं, ये तो मूव नहीं कर सकती। हमने फ्री किसको रखा हुआ है, हमने फ्री पिस्टन को रखा हुआ है, इसको फ्रिक्शन लेस कर रखा है। यहाँ पर हमने ऑयल फिल कर रखा है जिसको लुब्रिकेंट ऑयल बोलते हैं, ग्रीस लगा रखी है, लुब्रिकेंट ऑयल लगा रखा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम है, तो ये फ्रीली मूव कर सकता है। अगर ये फ्रीली मूव कर सकता है तो गैस ने जो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट किया, हाई प्रेशर, उस हाई प्रेशर की वजह से पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो पिस्टन जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो शाफ्ट मूव करती है डाउनवर्ड इसके साथ साथ, और शाफ्ट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो ये पुली का, तो ये जो पुली यहाँ लगी हुई है इसका हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया। अब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया मतलब हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं। अब वन साइकिल कब कंप्लीट होगा, वन साइकिल तब कंप्लीट होगा जब ये पुली, देखो ये पुली मेटल की बनी हुई है, काफी हैवी है, सो इट इज हैविंग इनर्शिया, और अगर ये मोशन में आ चुकी है तो मोशन में रहेगी। तो पुली जैसे ही मोशन में आती है, इसके मोशन की वजह से ये अपना आधा रोटेशन, जो बाकी का बचा हुआ हाफ रोटेशन है, उसको कंप्लीट करना चाहेगी, और ये ऐसा रोटेट करेगी। जब ये ऐसा रोटेट करेगी, रोटेट करने से फिर ये शाफ्ट के ऊपर फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन, और जब ये शाफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो पिस्टन को अपवर्ड लेकर के जाएगी, और पिस्टन जब अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर आ जाएगा तो फिर से क्या होगा, यहाँ पर होगा कंप्रेशन। पहले हुआ था एक्सपेंशन, अब होगा कंप्रेशन। कंप्रेशन होने से
यहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम फिर से पहले जितना हो जाएगा। तो मतलब कि सिस्टम फिर से कौन सी स्टेट में आ जाएगा, इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। सो दिस इज द वन कंप्लीट साइकिल, ये एक साइकिल कंप्लीट होगा। लेकिन जब यहाँ पर कंप्रेशन होगा तो प्रेशर और ज्यादा राइज होगा। प्रेशर राइज होगा तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए, इन गैसेस को रिलीज करने के लिए यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं। तो जब पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, ये वाल्व ओपन हो जाता है, और वाल्व के ओपन होते ही हमारे बाइक और कार के अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होता है, साइलेंसर लगे होते हैं, तो उनके थ्रू ये हॉट गैसेस जो है बाहर आ जाती है। जनरली हम जो फ्यूल बर्न कर रहे हैं उससे CO2 H2O ही प्रोड्यूस होते हैं। जो पेट्रोल हम लोग बर्न करते हैं उससे CO2 और H2O ही प्रोड्यूस होता है उसको बर्न करने से। तो CO2 H2O इस एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर आ जाता है। ओके, सो दिस इज द हीट इंजन, ये हीट इंजन होता है, और ये इसका कंप्लीट साइकिल है, वन कंप्लीट साइकिल होगा। फिर से पिस्टन उसी पोजीशन पे आ जाएगा, जो एक्सेस प्रेशर था वो साइलेंसर के थ्रू बाहर चला जाएगा, गैसेस जो है वो बाहर चली जाएंगी। फिर से फ्यूल इनलेट से एक ड्रॉप आएगी, बर्न होगी, बर्न होने पर गैसेस प्रोड्यूस होंगी, और वर्किंग सब्सटेंस, ये जो गैसेस है ये पिस्टन को डाउनवर्ड लेकर के जाएंगी, वर्क डन करेंगी। तो अब आप ये सोचो कि यहाँ पर जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो 100 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो 100 जूल की एनर्जी से ये पिस्टन नीचे की तरफ जाता है और कितना वर्क डन करता है, ये 40 जूल का वर्क डन करता है। बाकी के ये जो गैस गर्म थी ये ठंडी थोड़ी ना हो जाएगी जब कंप्रेशन हो रहा होगा। जब कंप्रेशन हो रहा होगा तो टेम्परेचर और राइज करेगा। तो बेसिकली ये गैस तो गर्म है, अभी भी इसके पास हीट एनर्जी है, लेकिन वो हीट एनर्जी हमारे काम नहीं आ सकती नेक्स्ट साइकिल में। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस वाल्व को ओपन करके, ये वाल्व जैसे ही ओपन होता है यहाँ से जो ये जो हॉट गैसेस है ये बाहर चली जाती है। तो बेसिकली वो जो हीट एनर्जी थी जो हमारे काम नहीं आई, वो कहाँ जा रही है, वो सिंक में जा रही है। सो दिस इज द सिंक। तो ये सिंक में जाने का रास्ता है, जो साइलेंसर हमने लगा रखा है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम हमने इसमें अप्लाई कर रखा है। सो दिस इज द हीट इंजन, ये हीट इंजन होता है, और ये इसका एक साइकिल है। तो अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए सिस्टम क्या है, सिस्टम हमारे पास ये है कि हम फ्यूल की एक ड्रॉप को बर्न करते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर फ्यूल पर है, तो मैंने इस फ्यूल को यहाँ पे बर्न किया, यहाँ पे बर्न किया, तो इसने 100 जूल की एनर्जी को प्रोड्यूस किया। और वो 100 जूल की एनर्जी कहाँ गई, मैंने इस रूम में एक ड्रॉप फ्यूल को बर्न किया, बर्न करने से 100 जूल प्रोड्यूस हुए, 100 जूल की हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और वो जो हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग में चली गई, हमारे किसी काम नहीं आई। तो वो एनर्जी अभी भी सराउंडिंग में ही जा रही है, वो एनर्जी इस सिस्टम के थ्रू अभी भी सराउंडिंग में जा रही है। बस हमने उस एनर्जी को क्या कर लिया, हमने उस एनर्जी से वर्क डन करवा लिया। यहाँ पर भी एक ड्रॉप आकर के बर्न होती है, तो ये भी 100 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर अगर एक ड्रॉप इस सिस्टम के अंदर बर्न होती है तो वो भी 100 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है, 40 जूल की एनर्जी से वर्क डन होता है, फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। बाकी के 60 जूल एग्जॉस्ट के थ्रू सिंक में जा रहे हैं, सराउंडिंग में जा रहे हैं। अब ये जो 40 जूल का वर्क डन हुआ, ये भी बाद में किस में कन्वर्ट होगा, ये भी बाद में हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा। जब टायर रोड के साथ मूव करेगा, रोड पर मूव करेगा, तो फ्रिक्शन काम करेगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण वो किस में कन्वर्ट होगा, वो फिर से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और ये जो पुली रोटेट कर रही है, पुली के ऊपर ये बेल्ट लगी हुई है, तो बेल्ट भी इसके ऊपर किस कारण से रोटेट करेगी, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, ये बेल्ट गर्म हो जाएगी, ये टायर गर्म हो जाएगा, टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है उसके कारण टायर हीटअप हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो 40 जूल का वर्क डन हो रहा है, ये भी फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, ये भी फाइनली हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा। और वो हीट एनर्जी कहाँ जाएगी, सिंक में, मतलब कि सराउंडिंग में। तो अगर मैं फ्यूल को यहाँ पर रख करके बर्न करता हूँ तो 100 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो 100 जूल की एनर्जी सराउंडिंग में चली जाती है। यहाँ पर भी 100 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो भी सराउंडिंग में ही जाती है, लेकिन हमने बीच में हमारा सिस्टम लगा दिया, और वो सिस्टम क्या करके देता है, वो सिस्टम वर्क डन करता है। एनर्जी तो अभी भी सराउंडिंग में जानी है हीट की फॉर्म में। फ्यूल बर्न करने से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अभी तो वर्क डन हो रहा है, लेकिन बाद में फ्रिक्शन के कारण वो भी हीट में ही कन्वर्ट होगा। ओके, सो दिस इज द हीट इंजन। क्लियर है सबको? ओके, अब हम लोग इसके एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करते हैं। ये प्रोसेस तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि हम जितनी भी हीट एनर्जी इसमें सप्लाई करेंगे उससे इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम पहले इसमें हीट इंजन में पहले एक्सपेंशन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, तो सिस्टम दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ वर्क डन होगा।
तो आप जितनी भी हीट एनर्जी इसको सप्लाई करोगे, कितनी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो आप इसको, मैंने 100 जूल दिए और 60 जूल सिंक में चले गए, तो 40 जूल की एनर्जी मिल रही है वर्किंग सब्सटेंस को, तो 40 जूल से ही वर्क डन हो रहा है सिर्फ। तो वर्किंग सब्सटेंस ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, Q1 माइनस Q2। सो दिस इज द एनर्जी विच इज गिवन टू द सिस्टम, विच इज गिवन टू द हीट इंजन, एंड इट इज इक्वल टू द वर्क डन, और इतना ही वर्क डन करेगा ये सिस्टम। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ ओबे हो रहा है, तो देखिए 100 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां पर इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। 100 जूल की एनर्जी दी गई, 40 जूल का वर्क डन हुआ, बाकी के 60 जूल साइलेंसर के थ्रू सराउंडिंग में चले गए। तो देख लीजिए कितना है, 100 जूल की एनर्जी दी और वो भी 100 जूल है टोटल, वर्क डन 40 का हो रहा है, 60 जूल सिंक में जा रही है, अभी भी टोटल एनर्जी कितनी है, अभी भी टोटल एनर्जी 100 है। सो दिस इज रिटन एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो इक्वेशंस लिखी जा रही हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे लिखी जा रही है। अच्छा, अब इसकी एक और इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन के बारे में सुनिए। वो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है एफिशिएंसी ऑफ इंजन। एक हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, और जो एफिशिएंसी होती है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, ये इसका सिंबल होता है ईटा। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। सिस्टम कितना आउटपुट दे रहा है और इनपुट कितना दिया गया, तो ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं, जो भी एग्जांपल हमने ले रखा है, आउटपुट कितना मिल रहा है, वर्क डन कितना हो रहा है, ये जो हीट इंजन है ये कितना वर्क डन करके देता है, 40 जूल का। तो 40 जूल इज द आउटपुट जो हमारे काम आ रहा है, जिससे हमारा वर्क डन हो रहा है। इनपुट कितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है, 100 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, तो एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं होती है और डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो ये आएगा 0.4। इस 0.4 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, फिर हम इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। सो एफिशिएंसी इज 40%। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है, इस इंजन की एफिशिएंसी है 40%। तो 40% का बेसिक मीनिंग क्या है, अगर ये सिस्टम से, अगर ये सोर्स से 100 जूल की एनर्जी लेगा तो सिर्फ 40 जूल का ही वर्क डन करेगा, बाकी के 60 जूल तो डिसिपेट हो जाएंगे, हमारे किसी काम नहीं आएंगे। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। अच्छा, ये तो इस प्रैक्टिकल जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, इस एग्जांपल के बेस पर हमने एफिशिएंसी दी। अब हम इसका जनरल फॉर्मूला बना देते हैं एफिशिएंसी का, उस जनरल फॉर्मूला से फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट कितना है W, इनपुट कितना है Q1, तो ये सिस्टम कितना आउटपुट देता है, जो भी आउटपुट है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, उसको हम लोग वर्क डन से लिखते हैं। और इनपुट कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ये सोर्स से, Q1 एनर्जी। W की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक तो एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला बनेगा W अपॉन Q1, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, W के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, W के प्लेस पे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। तो ये Q1 माइनस Q2 वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर Q1 माइनस Q2 वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा। इसको अलग अलग लिख देते हैं, Q1 को इसके डिवाइड में भी, इसके डिवाइड में भी लिख देते हैं। सो दिस विल बी Q1 अपॉन Q1, 1 आ जाएगा, माइनस Q2 अपॉन Q1। तो एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला भी हो सकता है। तो अभी तक हमने एफिशिएंसी के दो फॉर्मूला पढ़े। एक फॉर्मूला है वर्क डन बाय द इंजन एंड एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। सेकेंड फॉर्मूला है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। एक फॉर्मूला और आएगा, वो कार्नो इंजन में बनेगा, 1 माइनस N2 अपॉन N1, टेम्परेचर ऑफ द सिंक डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, उससे भी एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनेगा। तो वो फॉर्मूला हम लोग कार्नो इंजन में स्टडी करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं एफिशिएंसी की। और किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। एफिशिएंसी 100% होने का क्या मतलब है, एफिशिएंसी 100% होने के दो तीन मतलब होते हैं। पहला मीनिंग तो ये है कि ये सिस्टम को हम जितनी भी एनर्जी दे रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है।
जो कि पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन होगा, जो पार्ट्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे तो साउंड भी प्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली बहुत सारी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कोई भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, दैट नो सिस्टम इज हैविंग द एफिशिएंसी ऑफ 100%, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे डिसिपेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, जैसे ये जो भी हमने यहाँ पर सिस्टम यूज किया हुआ है, पार्ट्स यूज किए हुए, ये सब वाइब्रेट करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी एनर्जी। तो सारी एनर्जी को हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फ्यूल जब बर्न होगा तो लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पर जो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे कोई वर्क डन नहीं हो रहा, सारा वर्क डन तो हीट एनर्जी से हो रहा है। तो लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और फ्रिक्शन के कारण जो हीट का डिसिपेशन हो रहा है, वो सारी एनर्जी हमारे किसी काम नहीं आ रही। तो बेसिकली एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंट में लिख सकते हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। दूसरा मीनिंग क्या है एफिशिएंसी 100% होने का? एफिशिएंसी 100% होने का ये मतलब है कि आपने 100 जूल की एनर्जी हीट के सोर्स से एब्जॉर्ब की और इस सिस्टम ने 100 जूल का ही वर्क डन कर दिया। तो सिंक को क्या रिजेक्ट किया? सिंक को कुछ रिजेक्ट ही नहीं किया, तो सिस्टम तो बना ही नहीं ना। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ तो एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं रही फिर। तो आप जितनी भी हीट एनर्जी दे रहे हो, वो हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाना चाहती है, और बीच में हम अपना क्या कर लेते हैं, सिस्टम लगा करके वर्क डन कर लेते हैं। तो ये जो फ्लो था वो फ्लो तो बनेगा ही नहीं, और जब तक हीट फ्लो नहीं करेगी तब तक हीट इंजन काम नहीं करेगा। तो बेसिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एफिशिएंसी 100% होने का क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी 100% होने का ये मतलब होता है कि the heat rejected to the sink is 0, which is not possible, which is not possible. तो कुछ हीट एनर्जी सिंक को जरूर रिजेक्ट होती है। अगर आप ऐसा बोलते हो कि सिंक को हीट एनर्जी रिजेक्ट ही नहीं हो रही, तो हीट का फ्लो नहीं बनेगा, और बिना फ्लो के क्या नहीं होगा। अच्छा, मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ। हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो साइलेंसर है इसको बंद कर देते हैं, किसी भी तरीके से हमने इसको बंद कर दिया। अब हम देख रहे हैं इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा। इंजन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हीट का फ्लो ही नहीं क्रिएट हुआ। सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करनी थी और सिंक की तरफ जाने वाली थी हीट एनर्जी, बीच में हमने सिस्टम लगा करके वर्क डन किया, और आपने अगर साइलेंसर को क्लोज कर दिया तो आपने ये रास्ता बंद कर दिया, तो हीट का फ्लो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो हीट अगर फ्लो नहीं करेगी तो हीट इंजन भी वर्क नहीं करेगा। तो ये दूसरा रीजन है कि एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट एनर्जी सिंक में जानी चाहिए, तभी हीट का फ्लो रहेगा फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, एंड दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन। और यही तो वर्किंग प्रिंसिपल है हीट इंजन का, कि सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट टेम्परेचर पे होते हैं, एंड ऑल द पार्ट्स वांट्स टू कम इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, और सारे के सारे पार्ट्स थर्मल इक्विलिब्रियम में आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर।